हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला मार्च कप का मैच, जो कि होने जा रहा है विक्टोरिया और क्वींसलैंड के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है जंक्शन ओवल मेलबर्न में, ये दोनों टीमों के बीच में 2 दिन पहले ही एक शेफील्ड शील्ड का मैच भी खत्म हुआ है, अगर आपको नहीं पता हो तो। एक प्रीव्यू के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि इस मैच से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं दोनों टीमों से, तो पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर हमने लास्ट सीजन मार्च कप फॉलो करा होगा, आपको पता होगा कि विक्टोरिया की टीम काफ़ी टूटी फूटी रही है। अभी भी चलो फुल स्ट्रेंथ विक्टोरिया की टीम नहीं है, कुछ प्लेयर्स अभी भी उनके टीम से मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन पिछले सीजन में हालत और भी ख़राब था। बचे कुछ जो सीनियर प्लेयर्स थे उनके ही साथ उनको खेलना पड़ रहा था, और मुश्किल से एक आध जीत अगर आ गया तो आ गया। बॉलिंग की हालत काफ़ी ख़राब रही थी। इस बार जो है इस मैच से आपको क्वींसलैंड की तरफ से ऐसी चीज़ें जो है देखने को मिल सकती हैं। क्यों देखने को मिल सकती हैं? क्योंकि उनके बैटिंग से 2 बड़े नाम, अगर आप फैंटेसी की तरफ से बात करेंगे तो जो कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल हुआ करते थे वो नहीं खेलेंगे, 2 बड़े बॉलर्स नहीं खेलने वाले हैं। तो एक झटके में काफ़ी सारे जो नुकसान जो है क्वींसलैंड की टीम को अभी उठाना पड़ा है। लेकिन इसी तरह के टीम के साथ क्वींसलैंड ने काफ़ी बढ़िया फाइट बैक करा था शेफील्ड शील्ड में 2 दिन पहले ही, जो खत्म हुआ है सेम ग्राउंड में सेम टीम के अगेंस्ट में। हालांकि उस मैच में जो बैटिंग से परफॉर्म कर रहे थे, जो कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल करने में सक्षम रहे थे, उनमें से भी कुछ प्लेयर्स इस मैच में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं और क्या डैमेज कंट्रोल वगैरह है वो तो आपको जब अब ये वीडियो खत्म होगा तब तक पता चल ही जाएगा। लेकिन ये अभी सीन होने वाला है, और एक टीम लगभग 80% तो आप कह ही सकते हैं कि अपना फुल टीम के वो साथ आने वाले हैं, और दूसरी टीम जो है वो काफ़ी सारे मेन प्लेयर्स को छोड़ के इस मैच में खेलने आने वाले हैं। ठीक है, वेदर की बात करें तो आपको पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया में अभी काफ़ी बारिश वगैरह हो रहा है। सिडनी में तो मैच ही पॉसिबल नहीं है। कल का जो दूसरा मैच है, जैसे मैंने जो आज का जो मैच होने वाला था WNCL का, वो भी हमने कवर करा था, लेकिन मैंने बताया था कि मैच लगभग ना होने के चांसेस हैं। 2 ओवर क्यों स्टार्ट किया था वो मुझे पता नहीं, जो भी हो। कल भी एक मैच सेम ग्राउंड पर होने वाला है और वहाँ भी मुझे बारिश का काफ़ी चांस दिख रहा है। मैच शायद नहीं होगा। ये वाला मैच जो है यहाँ पर कॉम्पेरेटिवली वेदर सही है। ठीक है, लोकल टाइम में 11 बजे जो है मैच आपको जो है देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट इनिंग्स बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, पूरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड इनिंग्स में भी मुझे लगता है कम से कम 40% मैच आसानी से हो जाना चाहिए। उसके बाद बारिश के चांसेस हैं, और काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद भी हो सकता है कि कुछ ओवर मैच हो भी जाए, लेकिन उसके बाद मैच में रुकावटें आ सकती हैं, बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, मैच बंद भी हो सकता है वहाँ पे जाके। लेकिन मुझे लगता है मैच का रिजल्ट आएगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है कि दूसरा इनिंग्स जो है आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिले। तो एक बार वेदर चेक कर लेना अपनी टीम बनाने से पहले। लेकिन अभी के लिए जो मुझे दिख रहा है कि दूसरे इनिंग्स में आपको शायद 1/3 या हाफ ऐसे मैचेस जो है देखने को मिल जाए। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। आखिरी 5 मैचों की बात करें, पिछले सीजन में भी इन दोनों टीमों का मैच नहीं हो पाया था बारिश के चलते, तो सेम ही रह गया है। क्वींसलैंड अभी 3-2 से आगे चल रही है। इस ग्राउंड पे अगर बात करी जाए ओवरऑल, अगर मैं मेलबर्न की बात करूं, पिछले सीजन में सिर्फ जंक्शन ओवल में, मतलब कल का मैच जहाँ पे होने वाला है उसी ग्राउंड पे होम मैचेस खेली थी विक्टोरिया। उसके पहले वाले सीजन में जंक्शन ओवल और MCG, ये 2 ग्राउंड मिलाकर उन्होंने होम मैचेस खेले थे। तो 50-50 चल रहा है इनकी तरफ से। ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं, जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में, तो क्या क्या चीज़ें जो है हमें देखने मिली हैं। 2016 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। विक्टोरिया ने बनाया था 278। कोई भी देखिए, बेन कटिंग ये भी क्वींसलैंड की टीम के पार्ट है, अगर आपको नहीं पता हो तो। एरन फिंच नहीं खेल रहे हैं इस मैच में, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स जो लिमिटेड ओवर क्रिकेट पे पार्ट रहे हैं, टेस्ट टीम के पार्ट नहीं रहे हैं, वो वापसी कर रहे हैं, जिनमें से ग्लेन मैक्सवेल वापस आ रहे हैं विक्टोरिया की टीम में, इनके अगर आपको नहीं पता हो। न्यू साउथ वेल्स कर रहे हैं कि अभी जो उन्होंने स्क्वाड अनाउंस करा था वहाँ पे भी मोजेस हेनरिकेज वापस आ रहे हैं, और भी कोई नाम है जो मैंने नोटिस नहीं करा होगा शायद, तो आ रहे हैं वो वापस। लेकिन पता नहीं फिंच क्यों नहीं खेल रहे हैं। बाकी कोई भी यहाँ पर बॉलरों में से भी अवेलेबल नहीं है। क्वींसलैंड ने चेस कर लिया था, लीड करा था जो प्लेयर्स ने। खवाजा, लैबुशेन अवेलेबल नहीं है, टेस्ट सीरीज में ये जुड़ चुके हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ। पियर्सन खाली आपको दिख जाते हैं। क्वींसलैंड ने ये मैच जीत लिया था। चलो, 2016 का मैच है, काफ़ी पुराना मैच है, जाने देते हैं, आगे आते हैं। 2017 का मैच। अच्छा, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे क्वींसलैंड की दोनों टीमों की बैटिंग अच्छी रही थी, लेकिन क्वींसलैंड का मार्जिनली बहुत अच्छा रहा था, 6 के ऊपर रन रेट उनके चल रहे थे। ठीक है, अच्छा, अगला मैच फिर से वही चीज़ हुआ। ये भी एक मतलब न्यूट्रल वेन्यू ही था। क्वींसलैंड ने काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया। फिर से ख्वाजा, लैबुशेन, पियर्सन, रेनशॉ यहाँ पर ऐड हो गए। बर्न्स के कुछ स्कोर्स थे। बाकी बॉलरों में से कोई आपको देखने नहीं मिल जाएंगे। ट्रिमन जो है अभी न्यू साउथ वेल्स की टीम में खेलते हैं, बॉलर अवेलेबल नहीं है। बैटिंग तो विक्टोरिया की भी काफ़ी अच्छी रही थी, लेकिन वो पीछे रह गए। ट्रिमन ने 50 रन भी बनाए थे। मैट शॉट, हैंड्सकॉम। बाकी बॉलरों में से सिर्फ जैक वेल्टमुथ आपको दिख जाते हैं, बाकी कोई भी अवेलेबल नहीं है। और दोनों ही बार क्वींसलैंड ने एज रखा है। ठीक है, बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने जीता नहीं है, लेकिन उन्होंने एज रखा है। चलो,
अगला मैच ये कोई टाउन्सविल है, ये भी क्वींसलैंड का मेरे ख्याल से होम ग्राउंड ही है, थर्ड होम कोई चॉइस होगा। तो विक्टोरिया ने यहाँ पर बनाया था 240। मैक्सवेल यहाँ पर खेले थे। मैक्सवेल ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि मौका उनको नहीं मिलता होगा डोमेस्टिक में ज़्यादा खेलने का, लेकिन एक बार उनका नाम आया है और काफ़ी लंबा आया है। वैसे 80 रन उन्होंने बनाए थे। मैडिसन के स्कोर्स थे, बाकी बॉलरों में से विल्डरमुथ के 1 विकेट और बाकी कोई भी यहाँ पर आपको अवेलेबल होते ही नहीं दिखेंगे। क्वींसलैंड यहाँ पर चेज नहीं कर पाई थी, ठीक है। जो बड़े प्लेयर्स थे वो अवेलेबल नहीं थे और उसका काफ़ी ज़्यादा खमियाजा उनको भुगतना पड़ा था। विल सदरलैंड जिनके 5 विकेट यहाँ पर थे, बाकी जो बर्ड्स मैक्स ब्रांड के कुछ स्कोर्स थे। जो बर्ड ऊपर भी कुछ 30 के बीच में रन था, यहाँ पे भी 30 के बीच में रन थे और मैक्स ब्रांड का यहाँ पर स्कोर था। और एक लो स्कोरिंग मैच आप कह सकते हैं यहाँ पर आपको देखने मिला है, ऊपर जो हाई स्कोरिंग मैचेस चल रहे थे उसके कंपैरिजन में। अगला मैच और पहला मैच जो हमें मिल रहा है मेलबर्न में, और मेरे ख्याल से जी हाँ ये सेकंड लास्ट मैच है। फिर से क्वींसलैंड की बैटिंग बहुत ही अच्छी रही, 322 उन्होंने बना दिए। फिर से ख्वाजा लैबुशेन के स्टार्ट्स थे, हिजरत ने ही परफॉर्म करा। बाकी बॉलरों में से आपको मैक्सवेल दिख जाते हैं जिन्होंने 2 विकेट निकाले हुए थे और कोई अवेलेबल नहीं है। मैक्सवेल अभी चलो बॉलिंग भी कराते हैं। विक्टोरिया की बैटिंग अच्छी नहीं हो पाई थी, 40 ओवर बैटिंग करके सिर्फ 164 रन बनाए थे। लेकिन सदरलैंड आपको दिख रहे हैं लगातार दूसरे मैच में सदरलैंड का नाम आया है, ऊपर बॉलिंग से इधर बैटिंग से। बाकी स्टिकेटी नेसर कटिंग कोई अवेलेबल नहीं है, कुनेमन का 1 विकेट। और लास्ट जो मैच हुआ था वहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ। क्वींसलैंड ने फिर से यहाँ पे बड़ा स्कोर खड़ा किया था। हिजलेट फिर से यहाँ पर स्कोर कर रहे हैं, रेनशॉ का नाम आया है, ख्वाजा कंसिस्टेंटली यहाँ पर परफॉर्म करे जा रहे हैं। एक फिक्सचर आपको मिला है जहाँ पर ख्वाजा का काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है वैसे, लेकिन इसी फिक्सचर में वो अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। बाकी सदरलैंड फिर से आपको देखेगा कि 2 विकेट उनके खाते में थे और ये कुछ परफॉर्मर्स थे जिन्होंने परफॉर्म करा। विक्टोरिया ने बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत हासिल कर लिया, जहाँ पर फिंच ने अकेले ही आप कह सकते हैं कि एक तरफ से मैच को छीन लिया। बाकी ये कुछ परफॉर्मर्स थे जिनमें से हार पर अभी काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं, यहाँ पर ओपनिंग कर रहे थे और मार्कस हैरिस अवेलेबल नहीं है और बॉलरों में से लैबुशेन, ठीक है। तो ये एक सीन रहा है। एक मैच आप कह सकते हैं जहाँ पे मैच लो स्कोरिंग रहा था, बाकी उस और वो मैच क्वींसलैंड हारी थी, ठीक है। उसके अलावा क्वींसलैंड की बैटिंग इस फिक्चर में बहुत अच्छी रही है। आप ये कह सकते हैं कि जिन्होंने बैटिंग से लीड करा है, स्पेशली ख्वाजा जिनका नाम हमने कई बार देखा है, इसके अलावा भी लैबुशेन, रेनशॉ, पियर्सन के कुछ स्कोर्स थे, ये कुछ कंट्रीब्यूटर्स थे। लेकिन क्वींसलैंड की बैटिंग ओवरऑल अच्छी रही है। एक ही मैच रहा जहाँ पर क्वींसलैंड का बैटिंग अच्छा नहीं हुआ। इन कंपैरिजन अगर हम विक्टोरिया की बैटिंग की बात करें तो उनका भी बैटिंग ठीक रहा है। 5 में से 3 मैचेस में आप कह लो, एक में 240 वो आप लो स्कोर कह सकते हो और एक में बैटिंग कोलैप्स हुआ था 168 पर। बाकी सबसे बड़ा जो चेज है वो भी मेरे ख्याल से विक्टोरिया नहीं करा है, 300 के पार नहीं तो चेज नहीं करा है अभी तक। यहाँ पर 298 बना था विक्टोरिया ने और यहाँ पर 279 चेज हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा जो चेज है वो भी विक्टोरिया ने करा है और सबसे कम रन जो है वो भी विक्टोरिया ने ही करा है इस फिक्चर में। कुछ प्लेयर्स के नाम हमने नोटिस करे हैं, ठीक है, दोनों ही टीमों की तरफ से, जिनमें से कंसिस्टेंसी के मामले में आपने कुछ नाम देखे हैं। क्वींसलैंड के प्लेयर्स की तरफ से में से ख्वाजा का नाम है। विल सदरलैंड लास्ट 3 मैचेस में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर कर रहे हैं। एक नाम जो हमें देखने मिल रहा है, इनका नाम मैं क्यों इतनी बार बता रहा हूं, जब हम टीम बनाएंगे ना आपको देखने मिलेगा कि इनके ऊपर लोगों का फोकस काफ़ी कम हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इनके ऊपर लोग फोकस कम करें। काफ़ी रीज़न भी है उसके पीछे, ठीक है, मैं बता दूंगा आगे क्यों। लेकिन अगर हम आखिरी 3 मैचों की बात करेंगे तो आपको देखिएगा सदरलैंड 2 विकेट, देखो अच्छा आप पकड़ के चलो 50 पॉइंट ही मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक है, 50-54 पॉइंट वही आप पकड़ के चलो, मैं ज़्यादा नहीं कंसिडर कर रहा। बैटिंग नहीं मिली, उसके बाद यहाँ पर 66 रन, बॉलिंग से कुछ नहीं कर पाए, उसके पहले यहाँ पर 5 विकेट, ठीक है, उसके पहले वो नहीं खेले होंगे शायद, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और एक और चीज़ जो हम देख पा रहे हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे हैंड्सकॉम को भी शायद ज़्यादा मौके नहीं मिले होंगे या फिर वो खेले नहीं होंगे, ऐसा कुछ होगा, या फिर उनका परफॉर्मेंस नहीं था। नहीं तो मेलबर्न के ग्राउंड पे हमें हैंड्सकॉम मोस्टली देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक बार ही तो उनको बैटिंग मिला था, ये पक्की बात है। तो अगर वो खेले होंगे तो वहाँ पर उनका परफॉर्मेंस नहीं था और यहाँ पर उनको बैटिंग नहीं मिली होगी। अगर वो खेले भी होंगे तो यहाँ पर कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ सीन है। ओवरऑल हम ये मोटा मोटा हाई स्कोरिंग एनकाउंटर कह सकते हैं। 290 300 तक हमने यहाँ पर रन बनते देखे हैं। एक मैच लो स्कोरिंग था और एक मैच में आप कह सकते हैं विक्टोरिया का जो है बैटिंग कोलैप्स हुआ था। हालांकि जिन्होंने वहाँ पे लीड करा था बॉलिंग से क्वींसलैंड की तरफ से, उनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है। अगर हम समराइजेशन पे आने से पहले, ये अभी जो 2 दिन पहले मैच खत्म हुआ शेफील्ड शील्ड का, उसका भी अगर मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूँ क्या हुआ था, तो क्वींसलैंड ने करी थी पहले बैटिंग 349, डिसेंट स्कोर आप कहेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। रेनशॉ जो ऊपर नाम आए थे उनमें से ये रिपीट हुए हैं। बेस्ली ये नए एडिशन है और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करा था इन्होंने बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। बाकी क्लेटन ने यहाँ पर 100 मारा हुआ था, जब मैंने आपको बताया कि इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले करा था बड़े बड़े प्लेयर्स की एब्सेंस में, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। बाकी सदरलैंड
ठीक है। मैट शॉट, पेरी पैटिंसन, ये कोई अवेलेबल नहीं है। विक्टोरिया ने अच्छा स्कोर खड़ा किया था। हैंड्सकॉम एवर रिलायबल इस ग्राउंड पे फिर से उनका परफॉर्मेंस था। बाकी पैटिंसन, मैट शॉट, हैरिस अवेलेबल नहीं है। मैट शॉट के बारे में मैंने बताया था लास्ट मैच, आपको याद होगा, जब काफ़ी लोग कैप्टन थे, सबका मैं नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी लोगों ने उनको कैप्टन बनाया हुआ था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है आपको मेलबर्न के ग्राउंड पे ही देखने मिल जाता है, और इसका भी कुछ हद तक रिफ्लेक्शन मैं आगे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बॉलिंग से 4 विकेट, बैटिंग से 48 रन। उसके बाद बॉलरों में से संधू जिन्होंने 5 विकेट निकाला हुआ था, पहले वो तासवाले को खेलते थे और वहाँ पे उनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हुआ करते थे विक्टोरिया के अगेंस्ट में। बाकी बेजली ने 1 विकेट निकाला हुआ था, बाकी कोई बॉलर अवेलेबल नहीं है। क्विंसलैंड ने दूसरे इनिंग्स में 246 फॉर 7 उनका था, उन्होंने डिक्लेयर दे दिया था। पियर्सन ने रन बनाया, बेजली के वापस से यहाँ पर स्कोर्स, और ये कुछ बॉलर थे, सदरलैंड कंसिस्टेंट है। और विक्टोरिया ने यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल उनको करना पड़ा था, पहले 3 विकेट जल्दी गिर गए थे, उसके बाद मैटिनसन फिर से और मैट शॉट फिर से यहाँ पर एक डिपेंडेबल पार्टनरशिप उन्होंने बनाई और मैच को बचा लिया। बाकी बॉलरों में से संधू, बेजली, रेनशॉ ये कंसिस्टेंटली आए हैं। तो ऊपर जो नाम आपने देखे थे हेड टू हेड से, उनमें से रेनशॉ और मैट शॉट ये दोनों, और सदरलैंड, तो ये 3 नाम हमें यहाँ पर भी कॉमन होते मिल रहे हैं। बाकी नए इंक्लूशंस भी हुए हैं, जैसे कि गुरिंदर संधू 6 विकेट उन्होंने निकाला है मैच से। बेजली आप कह सकते हैं बैटिंग बॉलिंग हर तरह से कंट्रीब्यूट उन्होंने करा है। मैटिनसन का कंट्रीब्यूशन है ये हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम समराइजन पे आ जाएं तो जो प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे, ऑफकोर्स उस्मान ख्वाजा बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड इनका था, अवेलेबल नहीं है। जो बर्न्स खास कुछ नहीं है, लैबुशेन भी अवेलेबल नहीं है, तो अभी देखना ये पड़ेगा कि इनका जगह अभी कौन ले पाते हैं। तो इसीलिए बैटिंग से तो एक लूप होल तैयार हो ही रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है क्विंसलैंड की तरफ से। देखना ये पड़ेगा कि इसका जगह कौन ले पाते हैं। विक्टोरिया की तरफ से पीटर हैंड्सकॉम्ब, खास रिकॉर्ड्स इनके नहीं है इस सेक्शन में, ठीक है। 26 का औसत है सिर्फ और 1 अर्धशतक है, और मेरे ख्याल से मेलबर्न वाले मैच में भी वो खेले होंगे, जो एक मैच में बैटिंग कोलैप्स हुआ था क्विंसलैंड का, लेकिन कोई खास वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे। फिंच एक बहुत बड़ा स्कोर टोटल इनका था, बाकी एज यूजुअल खास कुछ इनका नहीं है, वो खेल नहीं है ज़्यादा। बॉलरों में से स्टिकटी, कटिंग, नेसर कोई भी अवेलेबल नहीं है। विक्टोरिया की तरफ से पैटिंसन भी अवेलेबल नहीं है, तो दोनों ही टीमों की तरफ से बॉलरों में से आपको कोई मिलने वाले हैं नहीं। तो ये रही पूरी कहानी जो हम हेड टू हेड से देख पा रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल जो हम देख पा रहे हैं, और रिसेंटली जो मैच हुआ था शेफील्ड शील्ड का, वहाँ पे भी क्या हुआ था मैंने आपसे क्लियरली बता दिया है। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में, देखते हैं कि इस ग्राउंड पे कैसे कैसे मैचेस होते हैं, किस तरह के स्कोर्स बनते हैं, किस तरह के बॉलरों को हेल्प मिलता है। हो सकता है आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने इस ग्राउंड पे बीबीएल के मैचेस हुए होंगे, उसका भी पूरा खेला होगा बीबीएल का टूर्नामेंट, लेकिन वो आइडिया शायद यहाँ पर उतना काम पे आपके नहीं आए। ऑफकोर्स अगर आपके पास ज़्यादा आइडिया है आप काम पे लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो आप कंसिडर करो, उसके बाद एज ए बोनस आप उस नॉलेज को काम पे लगा सकते हो। ऑफकोर्स कोई भी नॉलेज फालतू नहीं होता है, अगर आपके पास नॉलेज है ऑफकोर्स आप काम पे लगा सकते हो, लेकिन अभी के लिए ये चीज़ जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा, ग्राउंड पे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर भाई साहब हैंड्सकॉम्ब का देखना पड़ेगा, जो मैं आपको ऊपर से बता रहा था। 7 मैच, अगर हम आखिरी 2-3 सीजनों की बात करें, 7 में से 5 बार 50+ स्कोर है। इवन लास्ट जो मैच उन्होंने खेला था इसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे, अपना हाईएस्ट स्कोर जो मेलबर्न के ग्राउंड पे उनका है, वो भी उन्होंने बना के रखा हुआ है, 69 का औसत। तो भले ही हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छे नहीं हैं, गलती से भी इनको छोड़ना नहीं है इस ग्राउंड पे, और वैसे भी कीपर सेक्शन में यही मेरे ख्याल से डिफॉल्ट पिक भी होने वाले हैं। पियर्सन को कोई लेंगे नहीं लेंगे वो अलग बात है, लेकिन ये प्लेयर को आप छोड़ नहीं सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल हमेशा होते हैं इस ग्राउंड पर। अगर यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड बुरा नहीं होता तो शायद जनरली आपके लिए कैप्टन से बता भी दिया इस ग्राउंड पे, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है नेगेटिव चीज़ हमें मिली है। लेकिन एक और चीज़ जो समझने वाली है कि क्विंसलैंड की तरफ से मेन जो 3 बॉलर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस इस फिक्चर में बहुत अच्छा रहा है, मार्कस टिकेटी, माइकल नेसर, बेन कटिंग, कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो जो खतरे थे उनकी तरफ से वो तो नहीं है, चलो ये तो एक बात है जो आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी हम देखते हैं कि और क्या क्या फैक्टर्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे काम पे लगा सकते हैं। और मार्क सैरिस अवेलेबल नहीं है, बॉलर में से भी कोई अवेलेबल नहीं है। देख लेते हैं कि इस ग्राउंड पे कैसे कैसे मैचेस होते हैं। ये पर्टिकुलरली इसी ग्राउंड का मैच नहीं भी हो सकता है, एमसीजी के भी मैचेस हो सकते हैं, किसी और ग्राउंड जो मेलबर्न में है वहाँ के मैचेस हो सकते हैं, लेकिन मेलबर्न के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। देखो तो साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम नहीं, हम स्टार्ट करते हैं इस मैच से। ये मैच लास्ट मैच है जब गुरिंदर संधू खेल के गए थे इस मैच ग्राउंड पे। क्यों मैं बता रहा हूँ इतना स्पेशल क्या हुआ था, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इस मैच में संधू और मैक्सवेल जो है आमने सामने भी आए थे, मेरे ख्याल से पहली बार और आखिरी बार भी। पहली बार का तो पता नहीं, लेकिन आखिरी बार, ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट में। तो क्या हुआ था, विक्टोरिया ने बना था 274। हैरिस एवर रिलायबल, हैंड्सकॉम्ब एवर रिलायबल शॉट, इनके परफॉर्मेंसेस थे। संधू ने निकाले थे 7 विकेट, जो उनके डोमेस्टिक मतलब करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस था। तो संधू जब लास्ट बार खेल के गए थे, ठीक है,
उन्होंने 7 विकेट निकाला हुआ था अगर हम लिमिटेड ओवर पीरियड की बात करें। और रिसेंटली ही जो मैच हुआ वहाँ पे भी उन्होंने 6 विकेट निकाला हुआ है, तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी पसंद करते हैं इस ग्राउंड को और इस ओपोनेंट को भी। लेकिन तास्मानिया की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, जो कभी होती नहीं है, तो वो चेस नहीं कर पाए। बहुत सारे बॉलर्स थे, फवाद अहमद, क्रिस ट्रेमेन और भी बॉलर्स थे, तो वो अवेलेबल नहीं है। करंट स्क्वाड में आपको खाली मैडिसन और मैक्सवेल दिख जाते हैं, जिन्होंने एक एक करके विकेट निकाला हुआ था। अगला मैच देखो, विक्टोरिया बनाम न्यू साउथ वेल्स का मैच हुआ। अच्छा, रन्स यहाँ पर आप देख सकते ज़्यादा नहीं बने थे, ठीक है, 274, और चेसिंग टीम का तो और भी खराब हालत रहा। अच्छा, ये सीन आप कंपेयर कर सकते हो जब दोनों ठीक ठाक सी टीम है, बराबर की क्वालिटीज़ है बैटिंग बॉलिंग से। तब अगर कोई टीम के मेन सारे बॉलर्स आउट हो जाएं या फिर कोई टीम के सारे बैट्समैन आउट हो जाए तो चीज़ें अलग भी हो सकती हैं। अच्छा, अगला मैच विक्टोरिया बनाम न्यू साउथ वेल्स का मैच है। ये अगले सीजन का मैच हुआ था। फिर से हैरिस, फिर से हैंड्सकॉम्ब, फिर से शॉट, और इस बार एडिशन हुआ फ्रेजर मैकगर्क का। यहाँ पर वो आ रहे थे नंबर 5-6 पर बैटिंग करने, अभी वो ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है। पेसर्स ने सारे विकेट निकाले, न्यू साउथ वेल्स चेज नहीं कर पाई वापस से। मैट शॉट 2 विकेट, बाकी सदरलैंड और जावियर क्रोन जो अवेलेबल नहीं है। अगला मैच साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम विक्टोरिया का मैच हुआ। ये भी उसी सीजन का मैच है। एक तो साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर थी, विक्टोरिया की बॉलिंग उतनी अच्छी थी नहीं, तो उन्होंने पूरा उनका फ़ायदा जो उठाया था, और साउथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी अच्छी नहीं होती है, तो उसका फ़ायदा उन्होंने भी उठाया था। बाकी यहाँ पर भी चेसिंग टीम हालांकि जीत नहीं पाई थी, आयरॉनिकली 1 रन से वो जीत गए थे साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम। लेकिन बॉलिंग से वापस से सदरलैंड है, शॉट है, क्रोन ने 2 विकेट निकाले हुए थे। विक्टोरिया 321 तक पहुँच गए थे। फिर से देखिए, मैट शॉट, हैंड्सकॉम्ब, फ्रेजर मैकगर्क का भी यहाँ पर परफॉर्मेंस आया है। आयरन फिंच खेल रहे थे, उनके परफॉर्मेंस आया है। एरन फिंच नहीं है, हैरिस के परफॉर्मेंस आए थे, बोवनी भी नहीं है, लेकिन जो हैं इनमें से कंसिस्टेंटली हैंड्सकॉम्ब और शॉट का नंबर आ रहा है। अच्छा, अगला मैच पिछले सीजन का पहला मैच विक्टोरिया और तास्मानिया के बीच में मैच हुआ। उतना अच्छा स्कोर नहीं बना पाई थी विक्टोरिया की टीम। इस बार हार्पर का एडिशन हुआ, हैंड्सकॉम्ब लेकिन है, शॉट भी यहाँ पर उभर गए नहीं है। बॉलरों में से आपको टॉड मर्फी दिख जाते हैं, ब्रॉडी काउस दिख जाते हैं, जो कि करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, और इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं रही है पिछले सीजन में विक्टोरिया का कि वो इतने कम रन को डिफेंड कर पाए, और वो कर भी नहीं पाए थे। इवन तास्मानिया की टीम सामने थी। और लास्ट जो मैच हुआ था, नहीं लास्ट नहीं, ये सेकंड लास्ट मैच है। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया तास्मानिया के बीच में हुआ था। ये मैच हालांकि विक्टोरिया का नहीं था, तो वहाँ पर भी हमें पेसर्स का ही अपर हैंड देखने को मिला था, लेकिन कुछ कुछ विकेट स्पिनर्स ने भी निकाले हुए थे तास्मानिया की तरफ से, जो टॉम एंड्रूज नाम के एक बॉलर रहे हैं उन्होंने। अच्छा, लास्ट जो मैच हुआ था विक्टोरिया बनाम साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वापस से हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ, ठीक है। मैडिसन ने को स्टार्ट लिया, वापस से हैंड्सकॉम्ब देखिए, ठीक है, कोई रहे नहीं रहे, हैंड्सकॉम्ब कंसिस्टेंटली इस ग्राउंड पर स्कोर करे जा रहे हैं, और देयर इज ए रीजन कि 69 का औसत उनका रहा है इस ग्राउंड पे। अभी फेलियर्स आ सकते हैं, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा स्कोर वो बना रहे हैं, 69 पे भी क्यों, 80-90 के आसपास ही हो सकता था, बीच में कुछ फेलियर्स रहे होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप डिपेंड कर सकते हैं हैंड्सकॉम्ब की बैटिंग के इस ग्राउंड पे। हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड उनका अच्छा नहीं है, ये भी हमें ध्यान पे रखना है। बाकी जोनाथन मेंडलो जो पिछले सीजन के लास्ट 2 मैच में धमाका परफॉर्मेंस करके आए हैं, हालांकि इस सीजन में भी बॉलिंग से कम उन्होंने अच्छा करा है, बैटिंग का अभी तक कोई मतलब अभी तक उनको कुछ हमें देखने नहीं मिला है। फिर से यहाँ पर डिफेंडिंग टीम ने जीत हासिल करा। यही एक मैच है मतलब जहाँ पे आपने देखा कि ये जो 222 बनाया था और एक बार 104 ने निपट गई थी टीमें, तो वही मैचेस हैं जहाँ पर चेसिंग टीम जीती है, नहीं तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीमें यहाँ पर जीत रही है, और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम्स के ज़्यादा विकेट्स भी गिर रहे हैं कंपेयर टू बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम। शॉट यहाँ पर बैटिंग से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग से कर गए थे काम। बाकी मिडलो का परफॉर्मेंस था, सदरलैंड, मर्फी, ये कुछ परफॉर्मर्स थे। तो जो चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं, अगर आपके पास बॉलिंग पे उतना दम नहीं है तो यहाँ पे आपके ओपोनेंट जो है 300 के पार स्कोर पहुँचा भी सकते हैं, और वो लगभग चेज भी हो सकता है। चेज अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन काफ़ी पास तक गई है दोनों ही टीमें। दोनों ही बार जो हमने 300 के पार बनते हुए देखे हैं, और दोनों ही मैच सेम ही टीम्स के बीच में हुआ था, साउथ ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया। लेकिन अभी जो है दोनों ही टीमों में से हमें कम से कम जो है बैटिंग से तो कोई, बॉलिंग से तो जो है ज़्यादा कोई वीकनेस देखने को नहीं मिल रहा है क्वींसलैंड की तरफ से, विक्टोरिया की तरफ से लेकिन बॉलिंग से इश्यूज़ है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी क्यों जब हम सब कुछ एनालाइज करेंगे। लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि यहाँ पर रन्स बनाए जा सकते हैं अगर आपका बॉलिंग उतना अच्छा नहीं है, नहीं तो यहाँ पर आप मीडियोकर रेंज का जो है स्कोर उम्मीद रख सकते हैं। एक नाम कंसिस्टेंटली हमें मिला है पीटर हैंड्सकॉम्ब का। कल के मैच में 0 पे आउट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स यहाँ पर धमाकेदार हैं। मैट शॉट का भी आप नाम कंसीडर कर सकते हो, करंट स्क्वाड में जो अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी कुछ प्लेयर्स के कई एक आध नाम आए हैं, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन मैट शॉट और हैंड्सकॉम्ब ये कॉम्बिनेशन सर चढ़ के बोल रहा है हर तरफ से। क्लियर सी बात है। चलो
आ जाता है प्लेइंग यूनिट की तरफ, ग्राउंड की तरफ चीज़ें हमने सब कुछ समझ ली है, हेड टू हेड की चीज़ें मैंने पहले ही बता दी है। आई होप आपने सब कुछ सही से डाइजेस्ट कर लिया होगा। अभी हम आते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ। तो क्वींसलैंड की तरफ से अगर हम देखेंगे तो बड़े नाम भले ही नहीं है, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो इनकी बैटिंग उतनी वीक नहीं है जितना आप शायद सोच रहे होंगे। सैम हिजलेट और ब्राइस स्ट्रीट ओपनिंग कर सकते हैं। ये 4 मैचेस में काफ़ी सही फॉर्म पर रहे हैं, उतना कंसिस्टेंट लास्ट के कुछ मैचेस में नहीं रहे थे, लेकिन ठीक ठाक है। कुछ स्टार्स इन्होंने हमेशा ही देके रखे हुए हैं। हिजलेट अगर आपने नोटिस करी होगी तो लास्ट जो 2 हेड टू हेड मैचेस थे, अगर आपने नोटिस करी होगी तो मैं आपको दिखा दूँ। ये जो लास्ट 2 मैचेस हुए थे, जो दोनों ही मेलबर्न में हुए थे, वैसे हिजलेट देखिए 69 और उसके पहले भी उनकी स्कोर्स रहे हैं 88 बैटिंग फर्स्ट में। ठीक है, तो हिजलेट एक कंसीडर करने वाले प्लेयर बन जाते हैं। और उसके पहले मैक्स ब्रांड ने भी स्कोर करा हुआ था क्वींसलैंड की तरफ से। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो हम जो ओपनर्स हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन में आप कह सकते हैं मैक्स ब्रांड ओपनिंग भी करते हैं कभी कभार, हालांकि कल के मैच में नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ओपनिंग करते हैं जनरली। तो सैम हिजलेट, मैक्स ब्रांड इनके परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन सैम हिजलेट लास्ट जो 2 मैच खेल गए हैं इस टीम के अगेंस्ट इस ग्राउंड पे, उनके परफॉर्मेंसेज काफ़ी अच्छे रहे हैं। जो बर्न्स खास कुछ नहीं है। मैट रेनशॉ आप कंसीडर कर सकते हैं, शेफील्ड शिल्ड ने बॉलिंग कराया था, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर वो बॉलिंग कराएंगे। पियर्सन कीपर सेक्शन में होंगे। अगर आप ज़्यादा बैट्समैन लेने जाते हो तो ऑफकोर्स आप इनको कंसीडर नहीं कर पाओगे। ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं है इनके बारे में यहाँ पे पता नहीं लगा। सेकंड इनिंग्स में काफ़ी फाइटिंग इनिंग्स खेला था उन्होंने शेफील्ड शिल्ड के मैच में, बाकी मुझे लगता नहीं मैं इनको अपने टीम में ले पाऊंगा। उसके बाद विल्टरमुथ है, बेस्ली, बार्टलेट, गुरिंदर संधू और मैट कुनेमन। इनमें से मैं बेस्ली का नाम कहूँगा। बेस्ली ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करा हुआ था, काफ़ी टाइम बिताया था उन्होंने इस ग्राउंड पे, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। विल्टरमुथ बैटिंग फर्स्ट में आप ले सकते हो अगर आपको लेना है तो, नहीं तो आप इग्नोर भी करोगे चलेगा। लेकिन यहाँ पे गुरिंदर संधू को हम गलती से भी छोड़ नहीं सकते हैं। धमाकेदार रिकॉर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट विक्टोरिया और स्पेशली मेलबर्न के ग्राउंड से, और रिसेंटली शेफील्ड से भी काफ़ी अच्छा करके आए हैं। बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जो है हमारे टीम में ये रोल प्ले करने वाले हैं। तो हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, सैम हिजलेट को हम रखेंगे एक पॉइंट के तौर पे, अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इनके, नहीं तो टॉप ऑर्डर से आपके पास कोई और ऑप्शन हैगा नहीं। ठीक है, जो बर्न्स के रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं, मैक्स ब्रांड आप शायद दोगे नहीं, ब्राइस स्ट्रीट अभी स्मॉल लीग में लेने लायक प्लेयर ये नहीं है, उतना खास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है रिसेंट कुछ मैचेस में। एक सैम हिजलेट का ही नाम आ रहा है। उसके बाद रेनशॉ सबके टीम में होंगे, हम भी ले लेंगे। उसके बाद बेस्ली, गुरिंदर संधू, ये 4 प्लेयर्स हमारी टीम में ज़रूर से होंगे। ऐड करने वाले प्लेयरों में से कौन कौन से हैं? विल्टरमुथ बैटिंग फर्स्ट में ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे ब्राइस स्ट्रीट या मैक्स ब्रांड में से, अगर आप किसी को लेना है, जो सजेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, अगर आपको लेना है तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैट कुनेमन के रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन कभी कभार यहाँ पे स्पिनर्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पे विकेट्स लेके जाते हैं, मतलब बंचेस में नहीं लेकिन इफेक्टिव हो जाते हैं, जो आप नोटिस कर सकते हैं। तो ये एक टीम के मेन स्पिनर जो है होने वाले हैं, आप देख सकते हैं इनको। मैट रेनशॉ भी शायद थोड़ी बहुत बॉलिंग करा सकते हैं, अगर आप चाहे ले सकते हैं, नहीं भी लोगे मुझे लगता नहीं दिक्कत होना चाहिए। स्पेशली सेकंड इनिंग्स में आप अगर चाहो ले सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो सेकंड इनिंग्स में टीमें थोड़ा स्ट्रगल कर रही है चेस करने में मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, बाकी अगर बेंच पे अगर हम देखेंगे तो विल प्रेस्टविच हैं, मौका मुझे लगता नहीं मिलेगा। सैम ट्रूलफ काफ़ी सही फॉर्म पर नजर आए हैं। ये जनरली एक लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेटर हैं, रेड बॉल क्रिकेट में इन्होंने काफ़ी बड़े परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था। क्वींसलैंड के होकर जो डेब्यू मैच था उनका वहाँ पर उन्होंने काफ़ी बड़े परफॉर्मेंस करा था। डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी अच्छा करके आए हैं, लेकिन यहाँ पे वाइट बॉल क्रिकेट में उनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। मुझे लगता नहीं कि इनको मौका मिलेगा। अगर टीम कहीं भी इनको ऐड करना चाहती है मिडिल ऑर्डर में, तो वो देख सकते हैं आप। ऐसा भी हो सकता है कि ब्राइस स्ट्रीट को टीम हटा दे, मैक्स ब्रांड और हिजलेट ओपनिंग करे और मिडिल ऑर्डर के लिए ट्रूलॉफ को टीम ऐड कर ले, उसकी पॉसिबिलिटी है, तो वो आप कंसीडर करना चाहो कर सकते हो। कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन ज़्यादा कुछ पॉजिटिव भी नहीं है इनके बारे में। विक्टोरिया की तरफ से मैकेंजी हार्वे, फ्रेजर मैके ओपनिंग करेंगे। इनकी ओपनिंग में आने का एक बहुत जो बड़ा एडवांटेज विक्टोरिया को मिल रहा है ना, वो है ये कि ये फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, इनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उम्मीद है किसी के ऊपर, किसी की भी नहीं है। तो ये जैसा इनका पोटेंशियल है उस हिसाब से पूरा खुद को एक्सपोज कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से स्टार्ट दे रहे हैं टीम को। ठीक है, स्पेशली मैकेंजी हार्वे अच्छा कर रहे हैं, लास्ट 2-3 मैच में काफ़ी अच्छा करके आए हैं। मैकगर्ग के भी यहाँ पर रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो दोनों में से आपको एक को ही देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि आपको ऑलराउंडर्स में काफ़ी प्लेयर्स लेने पड़ेंगे। बैटिंग सीजन में आप ज़्यादा जैब नहीं कर सकते, तो काफ़ी ये एक पॉजिटिव चीज़ हो रहा है विक्टोरिया की तरफ से। अगर ये 10 ओवर में एक आध विकेट खोकर भी अगर ये 60-70 रन बना देते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्टेज तैयार हो जाता है टीम के लिए।
ठीक है। उसके बाद बाकी जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो थोड़ा संभल के खेल सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। एरन फिंच तो चलिए नहीं है, लेकिन पोटेंशियल है इन दोनों के पास कि उस तरह के मुकाम पे पहुंचे। सेसिली मैकेंजी हार्वे ये काफ़ी दिनों तक इस फॉर्मेट में खेल रहे हैं। फ्रेजर मैकगो को तो चलिए अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइजेशन इनको मिला है, लेकिन मैकेंजी हार्वे काफ़ी समय से है और अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी सुपरस्टार के तौर पर गए थे जो 2019 में हुआ था। अच्छा, तो ये दोनों हैं। उसके बाद हैंड्सकॉम्ब है, मैडिसन, मैक्सवेल, मुझे लगता है नंबर 5 की पोजीशन पे वो आएंगे। सैम हार्पर, मैट शॉर्ट, विल सदरलैंड, जोनाथन बेडलो नंबर 9 के पोजीशन पे मुझे दिख रहा है। बिल्कुल भी यूजुअल पोजीशन नहीं होता है इनका यहाँ पर बैटिंग करना, लेकिन मुझे लगता है यहीं भी इनको मौका मिलेगा अगर मिलता है तो। उसके बाद ब्रॉडी काउच, हेनरी थॉर्टन या हैरी थॉर्टन, कुछ जो भी नाम है इनका। टॉड मर्फी का भी ऑप्शन है। टॉड मर्फी ने अभी तक कुछ नेगेटिव नहीं करा है जब से इनको मौका मिला है। मतलब पिछले सीजन में ना एक तरफ से एक बंचेस में बहुत सारे यंग प्लेयर्स को मौका दिया था विक्टोरिया ने, उसमें से जो प्लेयर ने मुझे काफ़ी प्रभावित करा है वो है टॉड मर्फी। ठीक है, एकमात्र ऐसे बॉलर हैं, भले ही इन्होंने बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं निकाले होंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने जाते हैं, एक आध विकेट कहीं से निकाल देते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी ये खेल चुके थे 2 साल पहले, वहाँ भी काफ़ी अच्छा रोल ये निभाते थे, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि इनको मौका मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी टीम के पास मैट शॉट है और मैक्सवेल है, ज़रूरत पड़ने पर मैडिसन भी हाथ घुमा सकते हैं स्पिन के लिए, तो मुश्किल होगा कि इनको मौका मिले। बाकी हमारी टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, इन दोनों में से एक को तो मैं लेके चलूंगा। मैकगर के इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, भले ही वो मतलब नीचे आके बनाया होगा उन्होंने रन, लेकिन रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। इन दोनों में से अगर आपको रिकॉर्ड्स देखना है तो मैकगर, अगर आपको मोमेंटम देखना है और फॉर्म देखना है तो आप मैकेंजी हार्वे के साथ भी जा सकते हो। हैंड्सकॉम्ब मस्ट हैव है। मैडिसन ज़रूर हम लेके चलने की कोशिश करेंगे, इनके परफॉर्मेंस अच्छे रहे थे शेफील्ड शील्ड में। मैक्सवेल देखिए ज़्यादा कुछ मैं कह नहीं सकता, लास्ट टाइम जब मैक्सवेल खेले थे, गुरिंदर संधू स्पेशली वही नाम है जो लास्ट टाइम वो खेल गए थे वहाँ पे, तो वो 9 रन उन्होंने बनाया था। ठीक है, बाकी ये बॉलिंग करा सकते हैं तो ये एक एडवांटेज होगा। और सबसे बड़ी बात, लगभग आप कंसिडर करके चलो 80% से ज़्यादा लोग कैप्टन होंगे मैक्सवेल, 90% भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर चांस रहना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये बैकफायर भी कर जाए, तो इसीलिए मैं शायद इनको ड्रॉप नहीं करूं, टीम में रखने की पूरी कोशिश हम करेंगे। सैम हार्पर पॉसिबल नहीं होगा लेना। मैट शॉट मस्ट हैव है। सदरलैंड भी मैं कोशिश करूंगा अपने टीम में लेके चलने की, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्वींसलैंड की बॉलिंग जो है वो काफ़ी सही है, भले ही बैटिंग उनका उतना नहीं हो अच्छा, तो इनके पास बैटिंग भी आ सकती है। जो उन्होंने बैटिंग से परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है, हेड टू रिकॉर्ड इनके अच्छे हैं और जनरली इस ग्राउंड में वो इफेक्टिव होते भी हैं। बाकी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। जोनाथन बेडलो एक और प्लेयर हैं जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शायद हम इनको पॉसिबली इनको कंसिडर नहीं कर पाए। बाकी ये जो दोनों बॉलर्स हैं, ब्रॉडी काउच और हेनरी थॉर्टन, अगर आपको इन दोनों में से एक को लेना है तो शायद काउच को लोगे, क्योंकि काउच विकेट्स निकाल रहे हैं, लेकिन अगर आप मैच देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि थॉर्टन बेटर बॉलिंग करा रहे थे। ठीक है, भले ही उनको विकेट नहीं मिला था, विकेट काउच को मिले थे, लेकिन मतलब लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो थॉर्टन बेटर बॉलर रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में भी, और लास्ट मैच में बेटर बॉलिंग उन्होंने कराया था, हालांकि विकेट्स उनको नहीं मिले थे। तो अगर आपको दोनों में से एक को लेना है तो आप काउच के साथ जा सकते हो। कैप्टन चॉइस की बात करें तो क्वींसलैंड की तरफ से मुझे ज़्यादा ऑप्शंस ऐसे नहीं दिख रहे हैं जिनको कोई कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए सोच सकते हैं। टीम में ले लेंगे लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए नहीं मेरे हिसाब से। तो बेसिकली रेनशॉ, संधू, विल्डरमुथ, ये 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से बेसिकली काफ़ी लोग वाइस कैप्टन बना सकते हैं, कैप्टन भी बना सकते हैं। मुझे लगता है कैप्टन शायद नहीं बना क्योंकि मैक्सवेल आ गए हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और टीम में हमारे ज़रूर से होंगे। रेनशॉ की बॉलिंग काम पे आ सकती है, यहाँ पे इन्होंने शेफील्ड में बॉलिंग कराया हुआ था, विकेट भी निकाला हुआ था एक। विक्टोरिया की तरफ से मैट शॉट, मैक्सवेल, इन दोनों के साथ लोग जा सकते हैं, सेफेस्ट हो जाएंगे। ऑलराउंडर्स हैं दोनों ही, लेकिन मैट शॉट काफ़ी नीचे बैटिंग आ रहे हैं, याद रखना। हालांकि मुझे लगता है यहाँ पर उनको बैटिंग भी मिल जानी है। उसके बाद मैडिसन और हैंड्सकॉम्ब। रिस्क लेना है तो सदरलैंड, मेडलो, ये कुछ ऑप्शंस हैं, और बैटिंग में हार्वी, जिनके ऊपर आप देख सकते हो। अच्छा, वहाँ पे स्टिकटी का भी ऑप्शन है, उन्होंने भी काफ़ी लंबे इनिंग्स खेल के रखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी के लिए ऐसा बनाया है, लेकिन इस ऐप पे गुरिंदर संधू नहीं है बॉलर में, मुझे नहीं पता क्यों। आपको पता है अगर वो खेलते हैं तो गलती से भी नहीं छोड़ना है। ब्रॉडी काउच सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, जिनके ऊपर आप सेक्रीफाइस वाला बटन दबाओगे और गुरिंदर संधू को लोगे। कुनेमान का भी ऑप्शन है, लेकिन मैं क्यों नहीं कुनेमान को हटा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर क्वींसलैंड कहीं पे 200-250 के बीच में रन बना देती है ना, तो काफ़ी दिक्कत में वो डाल सकते हैं विक्टोरिया की बैटिंग को।
ठीक है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में उनकी इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, मिडिल ऑर्डर में जो सबसे कंसिस्टेंट होते हैं इस ग्राउंड पे उनका भी रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा पर्सनल फील आ रहा है कि वो ट्रबल में आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा बॉलर ऐड करा है, बाकी कुनेमन के जगह पे भी आप ले सकते हो, और वहाँ यहाँ पर कभी कभार स्पिनर्स विकेट ले भी लेते हैं, तो इसीलिए मैंने उनको ऐड करा है। थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेंगे कुनेमन आपके लिए, बाकी ये बिल्कुल मेरे पर्सनल गट फीलिंग के ऊपर है। अगर आपको नहीं देना है आप बिल्कुल मस्त हटा सकते हो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, बैटिंग सेक्शन में मैंने रेनशॉ, हिजलेट, मैडिसन इन तीन को लिया है। अभी आपके पास जो ऑप्शन होगा यहाँ पे मैकेंजी हार्डवे और जेक फ्रेजर मैकग्रा, इन दोनों में से आप अगर एक को ले लेते हो तो आपका 11 प्लेयर स्लॉट कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों स्ट्राइक बॉलर्स रखे हैं, अच्छा एक स्ट्राइक बॉलर रखा है बार्टलेट, और विल्डरमुथ भी स्ट्राइक बॉलर है लेकिन ऑलराउंडर में है, तो मैं कॉन्सिडर नहीं कर पा रहा, लेकिन समझ लो कि स्ट्राइक बॉलर्स मैंने रखे हैं, तो इसीलिए मैंने एक ओपनर, दोनों ओपनर को नहीं रखा है, और मैं पूरी तरीके से चला गया हूँ मिडिल ऑर्डर पे। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, भले ही क्वींसलैंड का बैटिंग वीक हुआ है, उनका बॉलिंग अभी भी बुरा नहीं है। स्पेशली गुरिंदर संधू का जो रिकॉर्ड है, परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। मैं मैनिपुलेटर हो सकता हूँ, लेकिन ये एक चीज़ है। अच्छा, तो ये एक ऑप्शन है बैटिंग सिस्टम में, मैकेंजी हार्डवे और जेक फ्रेजर मैकग्रा में से आप एक को लोगे। इसके अलावा भी जो ऑप्शन ऑलराउंडर सेशन में होंगे, जो सबसे बढ़िया मुझे लग रहा है वो है विल सदरलैंड का। अगर आप यहाँ पे स्पेशली ब्रॉडी काउच को हटाते हो तो एक जो बॉलिंग ऑप्शन आप लेना चाहोगे, एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन, तो उसके तौर पे आप विल सदरलैंड को भी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। वो आपके लिए जेन्युइन बॉलर का भी जो है स्लॉट पूरा कर देंगे, और बैटिंग भी मुझे लगता है उनको मिल ही जाएगा। जोनाथन मिडलो का ऑप्शन है, लेकिन मुझे यहाँ पर बिल्कुल स्पेस नहीं मिल रहा है, आप समझ सकते हैं। सदरलैंड के जगह पे भी आप उनको कंसीडर कर सकते हो, लेकिन लॉजिकली सदरलैंड का नंबर आना चाहिए, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं हिट टू हिट में, और जोनाथन मिडलो थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आ रहा है इस सीजन में। बाकी मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि 50-60 के पॉइंट्स ये भी देखे जाएंगे, लेकिन बड़े नामों के बीच में मैं उनको मौका नहीं दे पा रहा हूँ। मैक्सवेल का कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं परसेंटेज कैप्टन होने वाले हैं, तो स्मॉल लीग में ड्रॉप करना रिस्क होगा। बड़ी लीग में अगर आप चाहो तो मैक्सवेल की जगह पे भी कुछ प्लेयर्स को ले सकते हो। एक और ऑलराउंडर होंगे विल्डरमुथ, बैटिंग फर्स्ट में अगर उनको कंसीडर करना है तो मुश्किल होगा बहुत ज़्यादा उनको लेना। अगर कंसीडर करना है तो वो बैट फर्स्ट में कर लेना, बैटिंग सेकंड में नहीं लोगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, आंख बंद करके आपके लिए सेफेस्ट पॉसिबल कैप्टन है मैट शॉट, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी का मामले में हैंड्सकॉम्ब का नंबर आता है। मैं हैंड्सकॉम्ब को क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं अगेंस्ट क्वींसलैंड। हालांकि ये भी एक पॉइंट है कि जो बॉलरों ने उनको तकलीफ में डाला हुआ है क्वींसलैंड की तरफ से, वो कोई भी बॉलर अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये दो कॉम्बिनेशन आपके पास बन गया। बेस्ली काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ने वाला है कल के मैच पे, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। तो ये तीन सेफर ऑप्शन है। हैंड्सकॉम्ब सेफ नहीं है, लेकिन लॉजिकली अच्छे ऑप्शन है। और उसके बाद आपको पता है परसेंटेज कैप्टन मैक्सवेल होने वाला है। अगर आपको कुछ समझना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, तो आप इनके साथ भी जा सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग इनको वैसे भी नाम को देखकर कैप्टन बनाने वाले हैं, ठीक है। अलग हट के देखना है तो हिजलेट, जिनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, और लॉजिक भी इनके सपोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि विक्टोरिया की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है। स्पेशली जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं, अभी तो पैटिंसन भी नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। और रेनशॉ का भी एक ऑप्शन है, इनफॉर्म बैट्समैन है, बॉलिंग भी काम पे आ सकती है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो अलग हट के अगर आप देखना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी सेफ, शॉर्ट, बेस्ली और हैंड्सकॉम्ब थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन लॉजिकल है, और परसेंटेज कैप्टन मैक्सवेल है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड बाय फॉर नाउ।